सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च 2026 को भारत के न्यायिक इतिहास में एक ऐतिहासिक और भावुक फैसला सुनाते हुए देश में पहली बार पैसिव यूथेनेशिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की व्यावहारिक मंजूरी दी है। दोस्तों, मैं आपके पास जो ये वीडियो लाया हूँ वह है जो पिछले 13 वर्षों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे और उनका नाम है हरीश राणा, जो गाजियाबाद के रहने वाले थे। और उनके माता पिता ने देखा कि किस तरह से हरीश राणा अपनी ज़िंदगी से जूझ रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपना एक अर्जी लगाया और उनको सफलता मिली और कहीं न कहीं न्यायिक भारत के न्यायिक इतिहास में एक बदलाव भी आ गया। दोस्तों, वीडियो बने रहिए। मैं जयशंकर प्रसाद निराला प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ और मैं इस वीडियो में लाया हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 मार्च 2026 को जो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और जो बदलाव आया, इसी में मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर यदि नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यह फैसला हरीश राणा नामक व्यक्ति के मामले में आया है जो पिछले 13 वर्षों से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में थे। मामला क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश राणा 2013 में चंडीगढ़ में अपना पढ़ाई के दौरान एक इमारत की चौथी मंजिल से गिर गए थे। यानी आपको पता चल गया कि वह गाजियाबाद के रहने वाले थे और वो अपने पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई के दौरान क्या हुआ, तो ऊंची इमारत से जो यानी मैंने बताया भी कि चौथी मंजिल से वो गिर गया। सीधी सी बात है, जब गिरा होगा तो इस हादसा में कुछ न कुछ उसे नुकसान पहुंचा होगा। हादसे में उनके सिर पर गंभीर चोट आई जिससे वे पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया और कोमा जैसी स्थिति में चले गए। वे 13 साल से बिस्तर पर ही थे और ट्यूब के जरिए भोजन ले रहे थे। यानी वो अपने मुंह से न खा पा रहा था और न कुछ उसको ट्यूब के जरिए उसको फूड सप्लाई मिलता था जिससे उसका शरीर में एनर्जी मिल जाता था और वह जिंदा रह रहा था। अब बात आई कि उनके माता पिता ने याचिका लगाई, सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि उनके बेटे को इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति दी जाए, क्योंकि जो उनके माता पिता थे वो जब भी जाते थे, देखते थे, मिलते थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं जो एक भावुकता था वो उत्पन्न हो जाता था। और आप जानते हैं कि किसी को इस तरह से जब इस स्थिति में देखा जाए तो उसे मार भी नहीं सकते हैं और डॉक्टर के अनुसार ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। यानी जब उनके माता पिता डॉक्टर से मिले जहाँ पर वो भर्ती था, तो डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया कि जिस तरह से इनकी कंडीशन है, इस कंडीशन में वो कभी भी पूरे के पूरे ठीक तो नहीं हो पाएगा। बस उसे यदि फूड सप्लाई मिलता है और जो मेडिसिन का सपोर्ट मिलता है तो वो क्या हुआ, कंटिन्यू लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। अब आपने अभी तक समझ में आ गया आपको कि घटना क्या थी और वो कौन था। और उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार भी लगाई। और क्यों लगाई, क्योंकि डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया कि उसकी उम्मीद नहीं है बचने की। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया। बहुत ही सेटिंग में आपको मैं बताऊंगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि जो कोई भी एडवोकेसी से जुड़े हुए हैं या स्टूडेंट है, एलएलबी के स्टूडेंट हैं या आम नागरिक है, शिक्षाप्रद और जानकारी बहुत सबके लिए ही लाभदायक होता है। कोई भी जानकारी यदि आपके पास रहता है, आप आम नागरिक भी है और लीगल अवेयरनेस के चलते यदि आपको अच्छी जानकारी मिल जाती है तो कहीं ना कहीं आप एक समाज में, एक परिवार में एक सजग व्यक्ति भी बन जाते हैं। तो मैं बताऊंगा आपकी सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया। जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस संवेदनशील मामले का फैसला सुनाया। अब बात है कि फैसला क्या सुनाया। जब उनकी याचिका को मंजूरी मिल गई तो कोर्ट ने हरीश राणा को पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी। अब बोलेंगे पैसिव यूथेनेशिया क्या होता है, उसके बारे में बात मैं करूंगा। और इच्छा मृत्यु में 2 तरह की इच्छा मृत्यु है, इसके बारे में लेकिन वीडियो पर पूरे बने रहिए। तो मैं बता रहा था कि पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी। बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति को बिना किसी उम्मीद के इस तरह लंबे समय तक पीड़ा में रखना उचित नहीं होगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि डॉक्टर ने साफ साफ बता दिया कि वो उनकी उम्मीद नहीं है कि वो कोई काम हो पाएगा या होश हो पाएगा या तो फिर उसकी ज़िंदगी जो बहुत बेहतर हो पाएगी। वह जिस तरह से फूड सप्लाई उसको मिलता है और मेडिसिन मिलता है, इस तरह वो जिंदा रह जाएगा। तो मंजूरी क्या मिली कि पैसिव यूथेनेशिया की उनकी मंजूरी दे दी गई। अब जो प्रोसेस है, जो कोर्ट की प्रक्रिया है, वह क्या हुआ। कोर्ट ने आदेश दिया कि हरीश को एम्स के पैलिएटिव केयर विभाग में भर्ती किया जाए। जी हाँ, जहाँ वो भर्ती था वहाँ से क्या किया गया, एम्स ट्रांसफर किया गया। वहाँ विशेष
विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होंगे डॉक्टर, उनकी निगरानी में धीरे धीरे उनको लाइफ सपोर्ट, जैसे कि फीडिंग ट्यूब, यानी जिससे खाना पाइप के थ्रू जो खाना उनको दिया जाता था, जो मेडिसिन दिया जाता था, वो क्या होगा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रहते हुए धीरे धीरे क्या किया जाएगा, जो फीडिंग ट्यूब है उसके द्वारा फूड भी जो है वो धीरे धीरे कम कर दिया जाएगा और दवा भी हटा दिया जाएगा, धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। यानी जैसे ही इसका लाइफ सपोर्ट जो है वो हट जाएगा तो कहीं ना कहीं इनकी मृत्यु हो जाएगी। अब बात आती है कि आखिर जब मृत्यु ही देना था तो ऐसा क्यों नहीं मेडिसिन का अलाउ किया गया, जो कि जैसे कोई पॉइजन होता वो क्यों नहीं हुआ, वो भी मैं आगे बताऊंगा। और वह किस तरह का अपने यहाँ इच्छा मृत्यु है और वह कहीं ना कहीं दंडात्मक है, वह दंडनीय है कि यदि कोई भी व्यक्ति मरना चाहता है तो कोई डॉक्टर या कोई भी पेशेवर जो मेडिसिन जो रखता है वह किसी को इस तरह का जो है मेडिसिन नहीं दे सकता है जो जहर हो, जो पॉइजन हो। अब गरिमापूर्ण मृत्यु की बात भी करते हैं। कोर्ट ने क्यों इतना जोर दिया कि एम्स में उन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए और एम्स में जाने के बाद विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में धीरे धीरे इसका लाइफ सपोर्ट यानी फीडिंग ट्यूब और दवाएं हटा दिया जाए। इनका कारण ये था कि गरिमापूर्ण मृत्यु, कोर्ट ने जोर दिया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से वैज्ञानिक और मानवीय होनी चाहिए। यानी जब उनके माता पिता ने उनको याचिका लगाई कोर्ट में तो बोला ठीक है इस बात को एक्सेप्ट किया जाए क्योंकि डॉक्टर भी बता रहे हैं और इनकी हालत भी उसी तरह से है और समय भी बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है, तो प्रक्रिया ऐसी हो कि पूरी तरह वैज्ञानिक और मानवीय होनी चाहिए ताकि मरीज को कोई दर्द न हो। जी हाँ, आप भी सुनिए, बहुत अच्छी से सुनिए। उन्होंने कोर्ट ने जोर दिया कि मरीज को कोई दर्द न हो और उनकी गरिमा बनी रहे। अब किस तरह की गरिमा वो भी मैं आगे बात करूंगा। अब है कि पैसिव यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है। मैंने अभी कई बार आपको यूज किया पैसिव यूथेनेसिया। अब इसके बारे में जो आप जानिए और आगे बताऊंगा कि आगे क्या हुआ वो भी बताऊंगा, वीडियो पूरे बने रहिए। भारत में दो तरह की इच्छा मृत्यु की चर्चा होती है लेकिन केवल एक ही कानूनी रूप से मान्य है। मैंने भी बताया था कि दो तरह के, और दो तरह के कौन होते वो भी मैं आपको बताया। एक तो आपने समझ लिया कि पैसिव यूथेनेसिया, और जो है इच्छा मृत्यु दो तरह की होती है लेकिन केवल एक ही कानूनी रूप से मान्य है। कौन सा कानूनी रूप से मान्य है? यही है पैसिव यूथेनेसिया, जिसे बोलते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। अब उसमें होता क्या है, इसमें मरीज को जीवित रखने वाली बाहरी सहायता, यानी जबकि आप उनको जो सपोर्ट देते हैं, लाइफ सपोर्ट देते हैं, जैसे वेंटिलेटर देते हो आप, फीडिंग ट्यूब, मेडिसिन, इस सब को क्या किया जाएगा, हटा लिया जाएगा, जिससे उनकी मौत जो होगी वो प्राकृतिक रूप में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दी है। यानी आपने समझ गया कि पैसिव यूथेनेसिया को यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी। अब दूसरा कौन सा है, वो है एक्टिव यूथेनेसिया, जिसे हम बोलते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु। इसमें जहरीला इंजेक्शन देकर सीधे जान ली जाती है और भारत में यह पूरी तरह गैर कानूनी है। जी हाँ, आपने अब ये भी समझ गया, दो तरह का जो मैंने इच्छा मृत्यु बताया, तो दूसरा दोनों का दोनों आपने समझ गया। अब आगे बात करते हैं हम जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक लिविंग विल की बात करते हैं। आप जानते हैं कि कभी कभी जो इंसान होते हैं वो अपने पीछे उनके जो वंशज होते हैं, मतलब आगे वाले अपने पीछे वाले आने वाले के लिए, अपने जनरेशन के लिए, अपने बाल बच्चे के लिए, वो क्या करते हैं अपने धन का कुछ पार्ट जो है विल बना करके छोड़ देते हैं और कहते हैं कि मरने से पहले कि यह धन का अधिकार उनका होगा। ये आप जानते हैं, जिसे वसीयतनामा भी कहते हैं। मैं यहाँ वसीयतनामा की चर्चा नहीं करूँगा, मैं यहाँ बात करूँगा कि लिविंग विल की बात करूँगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कॉमन कॉज फैसले में इसे कानूनी अधिकार माना था, लेकिन हरीश राणा का यह मामला पहला ऐसा केस है जहां पर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति को इसका आदेश पारित कर दिया। अब बात है कि अनुच्छेद 21 की बात करूं, जिसे आप जानते हैं कि अनुच्छेद 21 में कोर्ट ने दोहराया कि संविधान के तहत गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। आप जिस तरह से कहते हैं कि मुझे जीने का अधिकार है, और जीने का अधिकार कैसे है, गरिमा के साथ आपको जीने का अधिकार है। उसी अधिकार में एक अधिकार है कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी शामिल है। कोर्ट ने इस बातों को संविधान के तहत जो अनुच्छेद 21 में है उनको दोहरा दिया। यानी जिएंगे भी तो गरिमा के साथ, यदि मरने का अधिकार है तो मरने में भी गरिमा के साथ मरने का अधिकार हमें है। अब लिविंग विल क्या है, इससे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति यानी हेल्दी है, यानी वो अभी मरे नहीं है, न मरने योग्य है, लेकिन वो स्वस्थ है, तो पहले एक वसीयत यानी लिख सकता है
कि यदि भविष्य में वो ऐसी स्थिति पहुंच जाए जहां ठीक होना नामुमकिन है, यानी कोई स्वस्थ व्यक्ति है और यदि वो उनको ये लगता है कि कभी मैं बीमार पड़ जाऊंगा, फिर मैं उस समय डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, तो वो संपत्ति क्या होगा या मेरे साथ क्या होगा, तो यहाँ संपत्ति वाला तो हो जाती है वसीयतनामा। यहाँ संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि भविष्य में वो ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहाँ ठीक होना नामुमकिन हो, तो उसे लाइफ सपोर्ट न दिया जाए। जी, यही है लिविंग विल की। तो सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने कहा कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है, लेकिन चिंता जीवित व्यक्ति को जलाती है। और इस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार से इस विषय पर एक व्यापक कानून बनाने का आग्रह भी किया कि इस पर कानून बनना चाहिए कि जिस तरह से हम गरिमापूर्ण अधिकार है मुझे जीने का, उसी तरह गरिमापूर्ण अधिकार होना चाहिए मरने का भी। और लिविंग विल का भी बताया कि किस तरह से वो लिख सकता है कि भविष्य में यदि वो कभी बीमार पड़ जाए और वह ऐसे बीमारी से ग्रसित हो जाए जहाँ उसे सिर्फ कष्ट ही हो और वो कष्ट भी न बता सके और न ही किसी को इंडिकेट कर सके और उनकी मृत्यु भी न हो सके, तो ऐसे में वो एक वसीयत लिख सकता है और वह कोई भी स्वस्थ व्यक्ति लिख सकता है और वो उस समय के लिए लिख सकता है जब वो नामुमकिन हो अपने आप को स्वस्थ होना और वह लाइफ सपोर्ट से ही रह सके, तो उस लाइफ सपोर्ट उसको न दिया जाए। और उन्हें उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा और जानकारी भी आपके लिए अच्छा होगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।